नमस्कार, आज है 29 अप्रैल, दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कनाडा के आम चुनाव में सत्ताधारी लिबरल पार्टी जीत की ओर। प्रधानमंत्री कार्नी विजयी भाषण में ट्रंप पर क्या बोले? As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मां कार्नी को बधाई। अब किस दिशा में जाएंगे भारत और कनाडा के रिश्ते? ट्रूडो से उनकी पॉलिसीज अलग हैं। खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं उनको उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है और उन्होंने कोशिश भी करी है कि एक बैलेंस्ड संतुलित अप्रोच बनाकर चले इंडिया के साथ में। रूस ने यूक्रेन में 3 दिन के लिए जंग रोकने की घोषणा की। जेलेंस्की ने की 30 दिनों के युद्ध विराम की मांग। Зараз от знов чергова спроба маніпуляцій. Чомусь всі повинні чекати 8 травня. लेकिन सबसे पहले अहम खबरें मोहनलाल शर्मा से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद अधिकारियों ने 48 पर्यटन स्थलों को आम जनता के लिए बंद कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि बंद किए गए पर्यटन स्थल कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में हैं और इनमें पिछले 10 सालों में खोले गए कुछ नए पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि दोनों देश बातचीत से अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। 印度和巴基斯坦都是南亚地区的重要国家。 भारत और पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण देश हैं। उनका सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए बेहद जरूरी है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पड़ोसी के रूप में चीन दोनों पक्षों से संयम बरतने, बातचीत और परामर्श के जरिए मतभेदों को हल करने और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान करता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक भारतीय जासूसी ड्रोन को गिरा दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए सरकारी रेडियो ने खबर दी कि भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल करके भांभर के मनावार सेक्टर में जासूसी करने की कोशिश की। हालांकि इस पर भारत सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया इंटरव्यू का हवाला देते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। योजना पटेल 28 अप्रैल को यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म में विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क की लॉन्चिंग पर भारत का पक्ष रख रही थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक हालिया इंटरव्यू का जिक्र किया। योजना पटेल ने कहा कि पूरी दुनिया ने हाल में ही एक टेलीविजन इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन देने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। दरअसल स्काई न्यूज पर एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया था कि क्या आप मानेंगे कि पाकिस्तान अरसे से इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और ट्रेनिंग देता रहा है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा था, हम ये गंदा काम 3 दशकों से अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं। इसमें ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश भी शामिल हैं और वो एक गलती थी, हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस बीच भारत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स अकाउंट को आज बंद कर दिया गया। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसे लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने लिखा, पहलगाम में आतंकवादी हमले से हर भारतीय आक्रोशित है और इस नाजुक समय में भारत को ये दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने कहा है कि इस्राएली सेना ने 5 हफ्ते पहले दक्षिणी गजा में एम्बुलेंस पर हुए घातक हमले के बाद हिरासत में लिए गए एक चिकित्सक को रिहा कर दिया है। असद अल नसासरा को रफा के पास इस्राएली सैन्य अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया था, जिसमें 15 आपातकालीन कर्मचारी मारे गए थे। पिछले हफ्ते इस्राएली सेना ने कहा कि पेशेवर विफलताओं के कारण एम्बुलेंस, एक संयुक्त राष्ट्र वाहन और फायर इंजन पर हमला हुआ। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
यूरोपीय देश स्पेन और पुर्तगाल में सोमवार को बड़े पैमाने पर बिजली गुल हुई थी, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब दोनों देशों में बिजली बहाल हो रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बिजली गुल होने के किसी भी संभावित कारण को खारिज करने से फिर इनकार कर दिया है। स्पेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद वो बोल रहे थे। स्पेन के ग्रिड ऑपरेटर के सिस्टम ऑपरेशन प्रमुख ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि बिजली लगभग पूरी तरह से बहाल हो गई है और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सबसे खराब ब्लैकआउट के पीछे साइबर हमला था। सबसे पहले मैं अच्छी खबर देना चाहूंगा कि बिजली प्रणाली वर्तमान में सामान्य और स्थिर तरीके से काम कर रही है। हमारे अनुमानों के मुताबिक आज सुबह लगभग 7:30 बजे अपेक्षित ऊर्जा मांग का लगभग 99% पहले ही पूरा हो चुका था। अब तक जो हम विश्लेषण कर पाए हैं उसके आधार पर हम बिजली ग्रिड प्रतिष्ठानों में साइबर सुरक्षा को खारिज कर सकते हैं। कनाडा के आम चुनाव में कल मतदान के बाद आज उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं और इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की पार्टी लिबरल पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है और अनुमान है कि वो दोबारा सरकार बनाने जा रही है। लिबरल्स ने कंजर्वेटिव पार्टी और एनडीपी को कड़ी टक्कर दी है और आम चुनाव में जीत का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ओटावा में समर्थकों के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का मुद्दा एक बार फिर उठाया, जो इन चुनावों में हावी था पहले से। As I've been warning for months, America wants our land. कार्नी कह रहे कि जैसा कि मैं महीनों से चेतावनी दे रहा हूं, अमेरिका हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारा पानी, हमारा देश चाहता है। ये बेकार की धमकियां नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका पर हम कब्जा कर पाएं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा और होगा भी नहीं। दरअसल शायद 343 सीटों वाली कनाडा की संसद में सरकार बनाने के लिए कम से कम 172 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है और लिबरल पार्टी 168 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लिबरल पार्टी अब तक गठबंधन की सरकार चलाती रही है और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे किसी पार्टी की मदद लेनी होगी। बिल्कुल, और अभी तक पूरा आंकड़ा नहीं आया है। और दूसरी ओर बात करें जिस पार्टी की जीत की उम्मीद लगाई जा रही थी मोहन, यानी कंजर्वेटिव पार्टी, उसके नेता पियर पोलिएव हैं और जिन्हें अगला प्रधानमंत्री भी माना जा रहा था। उनके चुनाव हारने का अनुमान है, माना जा रहा है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। पार्टी मुख्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए पियर पोलिएव ने मार्क कार्नी को बधाई दी। Canadians have opted for a कनाडाई लोगों ने एक बेहद अल्पसंख्यक बहुमत वाली सरकार चुनी है जो वोटों की गिनती में लगभग बराबरी पर है। मैं प्रधानमंत्री कार्नी को ये अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करने के लिए बधाई दूंगा। हमारे पास बहस करने और असहमत होने के बहुत सारे मौके होंगे, लेकिन आज रात हम कनाडाई के रूप में एक साथ हैं। हम सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अपना काम लगातार करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बधाई देते हैं। और जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे गठबंधन की सरकार चल रही थी और गठबंधन की सरकार के दौरान समर्थन दे रही थी जब लेफ्ट विंग की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में इस पार्टी ने समर्थन दिया था जस्टिन ट्रूडो को, उस पार्टी को भी बड़ा तगड़ा झटका लगाया मोहन। इसके नेता हैं जगमीत सिंह, बहुत चर्चित चेहरा भी रहे हैं। वो ब्रिटिश कोलंबिया से अपनी सीट हार गए। बिल्कुल, वो सीट हार गए और उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। Tonight, I've been informed our party leader that I'll be stepping down as party leader. जगमीत सिंह कह रहे हैं कि मैंने पार्टी की लीडरशिप को सूचित कर दिया है कि मैं पार्टी के नेता पद को छोड़ रहा हूं। मैं इस अविश्वसनीय काम को बिना अपनी पत्नी के समर्थन के बिना नहीं कर सकता था। तो जगमीत सिंह ने ऐलान कर दिया है और दुनिया भर से कार्नी को जो है बधाई संदेश भी मिल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं और उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वहीं चीन ने भी कहा है कि वो कनाडा के साथ बेहतर संबंध करने की ओर देख रहे हैं। चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ कह रहे हैं कि चीन कनाडा संबंधों को लेकर चीन की स्थिति स्पष्ट है। चीन आपसी सम्मान, समानता और आपसी लाभ के आधार पर चीन कनाडा संबंधों को विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चीन का भी बयान आ गया है, फ्रांस का भी बयान आ गया है, भारत का भी बयान आ गया है। और 2015 से लिबरल पार्टी जो जीत कर आई है कंजर्वेटिव पार्टी को हराने के बाद 2015 से मोहन, वो अब फिर जीत गई है। और इसका सबसे बड़ा दल बनने की वजह क्या रही हैं, किन मुद्दों ने उन्हें बढ़त दिलाई, इस बात पर
इस मुद्दे पर, इस सवाल पर अधिक बात करने के लिए सीधा रुख करते हैं टोरंटो का, जहां बीबीसी संवाददाता सरबजीत धालीवाल मौजूद हैं। सरबजीत, इस जीत की वजह क्या देखते हैं? क्योंकि माना जाता था कि लिबरल पार्टी इतने दिन से सत्ता में है, एक एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, लेकिन वो सबको जो है धता बता दिया है वोटर्स ने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव से पहले जो है, अगर हम 2 महीने पीछे जाएं, उस वक्त लिबरल पार्टी को बहुत यानी कि काफी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लोग खफा थे। पर जैसे जैसे 35 दिन चुनाव हुआ उस पूरे कनाडा इलेक्शन के दौरान, तो मार्क कार्नी जो है, लीडरशिप चेंज हुई जस्टिन ट्रूडो के बाद, मार्क कार्नी को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो किया है कनाडा की इकोनॉमी के ऊपर। और दूसरा सबसे ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट था जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ का मुद्दा है, या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाता है कि वो कनाडा को अपने में मिला लेंगे। इस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया और खास तौर पर जो स्ट्रॉन्ग कनाडा का यानी कि मजबूत कनाडा का उन्होंने नारा दिया। ये चुनाव में एक बड़ा फैक्टर के तौर पर उभरा और लोगों ने जो है लिबरल पार्टी के ऊपर विश्वास जताया। हालांकि लिबरल पार्टी को जो यहाँ के पूर्ण बहुमत अभी नहीं मिला, उससे पीछे है। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले उनकी सीटें ज्यादा हैं, तो सरकार लगभग उनकी जो है वो बनने के लिए तैयार है। पर उन्हें समर्थन लेना होगा, ये देखना होगा कि समर्थन वो किस पार्टी से लेते हैं। एनडीपी भी उनके साथ पहले रही है और इसके अलावा ग्रीन पार्टी भी है, या दूसरी पार्टियां हैं जो कनाडा की स्थानीय, या उनसे समर्थन लेते हैं। तो ये चुनाव अपने आप में कनाडा के लिए बहुत अहम था और खास तौर पर पूरे वर्ल्ड के लिए ये चुनाव सबकी नजर इसके ऊपर लगी थी और इसीलिए पूरे रात भर कनाडा के लोगों ने जागकर जो है इस चुनाव को सुना और समझा और उसके बाद सेलिब्रेट किया। सरबजीत, कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडर है पियर है, उन्होंने भी कहा कि उनको बहुत अच्छे वोट्स मिले, उनकी पार्टी को मिले। तो क्या कंजर्वेटिव पार्टी ने भी मजबूती बनाए रखी है इस चुनाव में? बिल्कुल, क्योंकि मुख्य मुकाबला अगर हम बात करते तो कंजर्वेटिव और पियर पॉलियन के बीच था, क्योंकि कंजर्वेटिव के पास 2015 से यहाँ पे लिबरल पार्टी सत्ता में है और 2015 के बाद इस वक्त जो कनाडा जिस दौर से गुजर रहा है, खास तौर पर इकोनॉमी को लेकर जो है, या घरों के संकट को लेकर है, या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पे जो मसले थे, इसको पियर पॉलियन ने बहुत मजबूती से उठाया। हालांकि वो अपनी सीट जो है वो हार गए हैं, पर अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो पिछले 2021 के मुकाबले इस बार पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि जो पूरा रिजल्ट है वो अभी आया नहीं, क्योंकि कई जगह पे अभी भी काउंटिंग चल रही है। जी मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि कनाडा में भारतीय मूल के अगर लोगों की बात करें तो करीब 18 लाख भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं। इसके अलावा 10 लाख एनआरआई रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 4,27,000 भारतीय छात्र वहां पढ़ते हैं। तो भारतीय समुदाय पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये चुनाव जो है, जो मैंने इससे पहले कहा कि कनाडा के लिए था, उतना ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण था यहाँ रहने वाले भारतीय और भारत के लोगों के लिए। इसलिए इस चुनाव में अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेंट की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है 65 के करीब जो है पंजाबी मूल के उम्मीदवार इस बार के चुनाव में थे और कई सीटों के ऊपर तो मुकाबला था वो काफी आपस में था। अब भाई बात यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स की, जिसका आपने बात की है, तो वो स्टूडेंट जो थे, हालांकि उन्हें वोटिंग राइट नहीं था, पर उनका जो भविष्य है वो इस चुनाव के ऊपर टिका हुआ था, क्योंकि कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसे थोड़ा सा जो यहाँ पे इमिग्रेशन को लेकर पॉलिसीज है वो सॉफ्ट नहीं माना जाता। लिबरल को जरूर माना जाता, हालांकि पिछले समय में उन्होंने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में बदलाव किया और इसका असर जो है यहाँ पे रहने वाले छात्रों पर, खासतौर पर भारतीय छात्रों पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी अभी तक नागरिकता नहीं हो पाई। तो इस बात से वो थोड़ा संतुष्ट है कि चलिए लिबरल आई है और उन्हें थोड़ी उम्मीद है कि ये उम्मीद उनके जो मसले हैं उनके ऊपर गौर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कनाडा से लाइव शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो साल 2023 में भारत और कनाडा के बीच 13.49 अरब कनाडाई डॉलर्स का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भारत कनाडा को दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स देता है, वहीं कनाडा से दालें, पोटाश, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और जेमस्टोन आयात किया जाता है। अगर ट्रेड की बात करें तो साल 2023 में भारत और कनाडा के बीच जो व्यापार आपने बताया वो तो बहुत कुछ हो चुका है। और 2015 से लिबरल पार्टी जो है मोहन वो सत्ता में बनी हुई है और तब से इसकी कमान जो थी वो जस्टिन ट्रूडो के हाथों
हाथों में थी, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन मार्च में पूर्व बैंकर मार्क कार्नी ने पीएम का पद संभाला और ट्रूडो के पीएम रहते हुए मोहन हमने देखा कि किस तरीके से दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर एकदम निचले स्तर पर और दोनों देशों के बीच में संबंध निचले स्तर पर थे और काफी तनाव का मुद्दा भी बार बार आता रहा और राजनयिक संकट एक तरीके से खड़ा हो गया। और लेकिन लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में लौट आई है। हाँ। तो अब देखा जा रहा है, तो अब कैसा रहेगा भारत के साथ, इसके साथ संबंध, भारत पर क्या असर होगा, इसी का जवाब जानना चाहा है मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर विनीत प्रकाश से। लिबरल्स के लौटने का जो असर की अगर हम बात करें, तो अगर पहले की तुलना में बात करें जब ट्रूडो की सरकार थी, और अब उम्मीद है कि माइक कार्नी की सरकार बनेगी, क्योंकि उनको बहुमत तो नहीं मिला लेकिन सबसे ज्यादा सीटें उनकी पार्टी की आई है। तो अगर हम उनके पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें तो ट्रूडो से उनकी पॉलिसीज अलग हैं। खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं उनको उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, और उन्होंने कोशिश भी करी है कि एक बैलेंस्ड संतुलित अप्रोच बनाकर चले इंडिया के साथ में, और उन्होंने रिलेशन सुधारने की तरफ भी प्रयास किए हैं। तो उससे मैं उम्मीद जाहिर कर सकता हूँ कि अगर कार्नी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंडिया के साथ संबंध कनाडा के सुधरने चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। और जो खालिस्तान का मुद्दा रहा है, जो वहां पर खालिस्तान समर्थक अपनी बात उठाते रहे हैं, क्या उस मुद्दे पर भी दोनों देशों में बात बन सकती है? उसकी भी मुझे उम्मीद दिखती है, क्योंकि जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका परफॉर्मेंस इलेक्शन में अच्छा नहीं रहा है। तो उससे मुझे लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस कैनेडियन पॉलिटिक्स में कम होगा, और उसकी वजह से जो एक ये टकराव की स्थिति कनाडा और इंडिया में उत्पन्न होती है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आने की गुंजाइश मुझे दिखती है। जब से ट्रूडो के हटने के बाद की अगर हम सिचुएशन देखें तो जो खालिस्तानी संगठन है और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें कुछ कमी आई है। मैं मानता हूं कि कार्नी की जो अप्रोच है वो ट्रूडो से थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सी ज्यादा संतुलित होगी, और उसमें उनको इस बात का भी फायदा मिलेगा कि जगमीत सिंह अब हट गए हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप से, और उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया है। सारे फैक्टर्स को अगर हम मिला के देखें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा उतना बड़ा रोड़ा नहीं होगा भारत और कनाडा के संबंधों के बीच में जितना पहले था। कनाडा को अगर हम देखें अभी हाल फिलहाल में, तो अमेरिका जो उसका सबसे करीबी रहा है, ट्रम्प के आने के बाद दोनों देशों में बन नहीं रही है, और दुनिया में जो है यूरोप की तरफ भी कनाडा जा रहा है। तो ऑल ओवर आप क्या देखते हैं कि कनाडा किस तरीके से अब उभरेगा मार्क कार्नी के नेतृत्व में? आपने बिल्कुल सही कहा, कनाडा और अमेरिका दोनों के संबंध काफी गहरे हैं, सामरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। और ट्रम्प के आने के बाद से जो ये स्टेबल रिलेशनशिप थी उसमें कई सारे झटके लगे हैं। जहां पर ट्रम्प ने टैरिफ लगाने की बात करी, उसका सीधा सीधा प्रभाव कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि यूएस कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, ट्रम्प ने बात करी कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, तो उससे भी अंदर कनाडा में एक खलबली मची हुई है, और आकलन लगाया जा रहा है कि इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ा इस इलेक्शन पर, और कार्नी की जीत में इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोगों को लगा कि कार्नी जो उनका अनुभव है अर्थव्यवस्था को हैंडल करने का, जैसा कि आपको पता है कि ये फॉर्मर बैंकर हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, तो लोगों को कहीं ना कहीं दूसरे जो कैंडिडेट है पॉलिवर, उनके कंपैरिजन में लोगों को लगा कि कार्नी ज्यादा अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं कनाडा को इन सब समस्याओं से डील करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें चल रही हैं विश्व राजनीति में और अमेरिका के साथ में, अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो उसका इस इलेक्शन पर आप बहुत डेफिनेट छाप देख सकते हैं। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर विनीत प्रकाश। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और शाहिद, पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव में आज हम अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। कल शाम एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जारी जंग में 3 दिन के एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, और घोषणा ये की कि ये 8 मई से शुरू होगी। दरअसल इस घोषणा की वजह दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने की 80वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम है, और रूस के इस फैसले को यूक्रेन ने
बनावटी बताया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ मिलिट्री परेड के दौरान शांति सुनिश्चित करना चाहते हैं। Зараз от знов чергова спроба маніпуляцій. Чомусь всі तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि एक बार फिर ये हेर फेर का एक और प्रयास है। हर कोई मानकर चल रहा है कि 8 मई तक इंतजार करो और उसके बाद ही युद्ध विराम होगा, ताकि पुतिन परेड के दौरान शांति बनाए रख सकें। हम परेड की नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी को महत्व देते हैं, इसलिए हम मानते हैं, दुनिया मानती है कि 8 मई तक इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। गोलीबारी को सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं रोकना चाहिए, ताकि उसके बाद फिर से हत्याएं शुरू हो जाएं। कम से कम 30 दिनों के लिए तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये तो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं जिनकी बात हमने सुनी। उधर जो व्हाइट हाउस है उसकी प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भी स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं और उसके लिए दोनों पक्षों को एक समझौते पर पहुंचने की जरूरत है। He is increasingly frustrated with leaders of both countries. He wants to see a राष्ट्रपति दोनों देशों के नेताओं से लगातार निराश हैं। वो एक स्थायी युद्ध विराम देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि पुतिन एक अस्थायी युद्ध विराम की पेशकश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो एक स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। सबसे पहले हत्याएं रोकी जाएं, खून खराबे रोके जाएं और दोनों नेताओं को इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक से पता चलता है कि इस मामले में बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक शांति दूत राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो 3 दिन के युद्ध विराम से क्या कुछ हासिल होगा, अब सीधे पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी को। अमिताभ जी, 3 दिन का युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है, इससे क्या कुछ हासिल होगा? देखिए, कोई भी यूनिलैटरल सीज फायर जब होती है तो उसका कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि दूसरी पार्टी को पता है कि इसका वायलेशन होगा। और जब तक अग्रीड नहीं हो कोई भी सीज फायर, युद्ध विराम, तब ऐसा कतई होना नहीं चाहिए। लेकिन जो हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं और जो ट्रंप साहब और मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आ रहा है, उससे लग रहा है कि अब थोड़ा अमेरिका असहज हो रहा है और अमेरिका अब ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से, आज ट्रंप के 100 दिन हो गए, किसी न किसी तरह से शांति लाई जाए और जो ओरिजिनल एजेंडा था कि वो युद्ध को खत्म करेंगे या सीज फायर लाएंगे, उसको बहाल किया जाए। और इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन को के अलावा रूस को बहुत सारे कंसेशंस दिए। कहा कि क्राइमिया को हम मानते हैं कि आपका पार्ट हो जाएगा, या जो एग्जिस्टिंग सीज फायर लाइन है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी ये वो इस शर्त पे तैयार हो गए हैं कि किसी न किसी तरह शांति लाई जाए। ये समझना चाहते हैं कि देखिए, इससे पहले भी युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन के साथ बातचीत हो। ट्रंप जो है वो खुद भी पुतिन से कई बार बात कर चुके हैं। काला सागर समझौते की बात हुई, इससे पहले और भी एक समझौते की बात हुई, लेकिन ये बात कहीं आगे बढ़ी ही नहीं। इसमें दोनों का एक तरह से माने गलती है। यूक्रेन और रूस दोनों ने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है, जो अब तक वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाल के जो वेटिकन में मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप और जेलेंस्की की, उसको देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ये अब मानने लगे हैं कि असली रोड़ा जो शांति के लिए है या युद्ध विराम के लिए है वो रूस है। और इसीलिए वो रूस को कह रहे हैं कि अब आप पर हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे, आपके बैंकिंग ऑपरेशंस रोकेंगे। और रूस को ये चेताया जा रहा है कि अब बहुत हुआ, अब आप नहीं मानेंगे तो और भी हम कदम उठा सकते हैं कि आपको अलग थलग किया जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। लेकिन रूस इस समय अपने आप को एडवांटेजियस पोजीशन में पाता है। कुर्स्क रीजन को उसने खाली करा दिया है, धीरे धीरे उसकी सेना आगे बढ़ती ही जा रही है। तो रूस को शायद ये लगता है कि शांति या युद्ध विराम से उसको कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो ओरिजिनल जो उसके इश्यूज थे, जो बार बार कहते हैं पुतिन को कि जो बेसिक इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाए। वो क्या है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, यूक्रेन की मिलिट्री को कम किया जाए और जो उनको जो आयुध बाहर से आ रहे हैं, जो सप्लाईज, मिलिट्री सप्लाईज मिल रही हैं यूक्रेन को, वो बंद किया जाए। तो ये तीनों वही ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए हैं जो 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तब। मोहनलाल जी, अब ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ट्रंप ने लगातार कोशिशें की। कभी वो मतलब ट्रंप जो है वो पुतिन के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, कभी जो है उनके रुख में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थितियों में
युद्ध विराम जैसी चीज़ों पर जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि 3 बड़ी चीज़ें हैं जिस पर चाहते हैं कि इस पर सहमति बने, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र तो नहीं आ रहा। ये आपने बताया 30 दिनों का युद्ध विराम हासिल करके ज़ेलेंस्की क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर 30 दिनों का युद्ध विराम होगा तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस खोजा जाएगा और वो म्यूचुअली अग्रीड हो। सिर्फ यूक्रेन कह दे कि 30 दिनों का युद्ध विराम हो, वो ये भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि जब तक शांति प्रक्रिया अपीयर नहीं करेगी कि शांति प्रक्रिया है, तब तक उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रही ट्रंप की बात, ट्रंप तो जिससे लास्ट में मिलते हैं शायद उसी की भाषा बोलने लगते हैं। अभी उन्होंने सैटरडे को मुलाकात की ज़ेलेंस्की से, तो वो उनकी भाषा बोलने लगे हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत डिप्लोमेटिक काम चल रहा है। मार्को रूबियो एक तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस ये वीक जो है वो बहुत क्रूशियल होगा युद्ध विराम के लिए या युद्ध विराम की वार्ताओं के लिए। इसके पहले स्टीव विटकॉफ यूरोपियन लीडर से भी मिल चुके हैं 4 घंटे पुतिन से मिलने के बाद, यानी कई वार्ताओं का दौर चल रहा है। और इसी संदर्भ में इसको भी देखा जाना चाहिए जो पुतिन का ऑफर आया कि वो 3 दिन के लिए शांति चाहते हैं। हालांकि वो 3 दिन की शांति में क्या अचीव करेंगे और उसका वायलेशन नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की, ये तीनों जो कैरेक्टर हैं यूक्रेन के, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये तीनों अपनी बातें मनवाने पे लगे हैं और किसी ना किसी तरह ट्रंप इस फसाद से वो अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमने शांति करा दी, जो भी शांति वो कराएंगे या युद्ध विराम कराएंगे, अब ये हमारा हेडेक नहीं है, अब जिसको जो समझना है वो समझे। यानी वो गेम अब जी बहुत संक्षेप में, अगर भाई क्राइमिया को कहते हैं कि आप मान लीजिए कि यह हमारी सीमा क्षेत्र में आ गया, ये तो पूरा भूगोल बदलने की बात हो रही है और इसको तो कोई स्वीकार करेगा नहीं। ये तो पूरी मतलब जिसको ज्योग्राफी बदलने की बात हो रही है। इसको कौन मानेगा? ज़ेलेंस्की का भी यही ऑब्जेक्शन है कि आप क्राइमिया को भले ही यथास्थिति बनाने के लिए कह दें या उसको बॉर्डर्स एट द मोमेंट कह लें, फ्रीज कर लें, आप ये नहीं कह सकते क्राइमिया फिर से रूस का पार्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्शन है और वो जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, अगर देखा जाए 20% भूभाग पे यूक्रेन के वो काबिज हैं रूस, तो ऐसी स्थिति में उनको वापस ले जाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होगा और ये तो उन्होंने मिला लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दिया है। अब फेस सेविंग के लिए पुतिन के लिए भी कुछ नहीं बचता है कि दुनिया अपनी जनता को दिखाएं कि हमने हार मान ली या बॉर्डर्स को मान लिया कि यही बॉर्डर्स रहेंगे जो लास्ट बॉर्डर्स था। तो पुतिन और ज़ेलेंस्की में जब तक एक तरह से एकमत नहीं होंगे तब तक ये युद्ध विराम कोई मायने नहीं रखेगा, 30 दिन हो, 60 दिन हो या 90 दिन हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। और अब खेल की बात। और खेल की दुनिया में कल एक बहुत बड़ी घटना घटी है, उसकी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रभात पांडे मौजूद हैं। 14 साल की उम्र प्रभात जी, और इतना बड़ा कारनामा। जी शायद वैभव सूर्यवंशी, इसी नाम की धूम है। बिल्कुल। आईपीएल की नई सनसनी, 24 घंटे बीतने को हैं लेकिन क्रिकेट प्रेमी अब भी उनकी इनिंग्स के खुमार में डूबे हुए हैं। 35 गेंदों पर सेंचुरी। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि 14 साल की अभी उम्र है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी थी, ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि 35 गेंदों पर ही सेंचुरी बना दी। और लोग ये भी पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि जब आप 14 साल के थे तो क्या कर रहे थे। भाई मैं जब 14 साल का था तो मैच देख रहा था, अभी भी मैच ही देख रहा हूँ। तो वो इस तरह हाई स्कूल की तैयारी कर रहे थे। हाँ, और किसी भारतीय की सबसे तेज सेंचुरी आईपीएल में, सबसे तेज सेंचुरी है। उन्होंने यूसुफ पठान के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 37 गेंदों पर पठान ने आईपीएल में सेंचुरी मारी थी और यूसुफ पठान ने भी उन्हें बहुत ही बधाई दी है और उनकी बहुत ज़बरदस्त तारीफ की है। और क्या नेशनल और क्या इंटरनेशनल सभी प्लेयर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है और लिखा है वैभव का बेखौफ तरीका, बल्ले की तेज़ी, गेंद की लंबाई को तुरंत भांपना। देखिए उनकी इनिंग्स के साथ खास बात ये थी कि उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, लंबे शॉट्स खेले और कहीं भी उनके स्ट्रोक्स को देख के लगा नहीं कि उनके कंधों में दम नहीं है। और टेक्निक भी ज़बरदस्त थी और लोग उन्हें बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग थोड़ा सा उन्हें सावधान रहने की भी सलाह दे रहे हैं, कुछ बीते एग्जाम्पल्स देके कि
पृथ्वी शॉ आए थे, वो भी इतनी कम उम्र में उन्होंने कमाल किया था, लेकिन उसके बाद उनका करियर उस तरह से नहीं चला। तो उनकी तारीफ भी हो रही है, लोग सावधान रहने की भी ताकीद कर रहे हैं। देखिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदा था, लेकिन द्रविड़ ने कहा कि पैसे वसूल हो गए, पैसे वसूल हो गए। और देखिए राहुल द्रविड़ किसी चोट की वजह से अभी व्हील चेयर पर हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त इनिंग थी कि वो व्हील चेयर से उठकर तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गए। 38 गेंदों में 101 रन की पारी खेली, 11 छक्के 7 चौके। जी, और पूरी उम्मीद है कि अगले आईपीएल का जो भी सेशन आएगा उसमें वैभव सूर्यवंशी का प्राइस टैग बढ़ने की पूरी संभावना है। शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे। तो दिन भर के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात कल होगी। समय यही है 7:30 बजे हम हाजिर होते हैं हफ्ते के 5 दिन, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक। आज स्टूडियो की कमान थी तिलक राज भाटिया के हाथ में। हम आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। साथ ही नए नए पॉडकास्ट भी आपके लिए आ रहे हैं। मुझे और मोहम्मद शाहिद को दें इजाजत। सुनने के लिए शुक्रिया। कर फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।